अस्सलाम वालेकुम सामीन के नाम आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 और प्रोग्राम समाजी उलूम और तहक़ीक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन, आप इस प्रोग्राम को रिफ़ा FM 102.2 के फेसबुक पेज पर देख भी सकते हैं और इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आपने कोई राय देनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो है वो हम इस प्रोग्राम में एंटरटेन करें, इसलिए कि ये प्रोग्राम समाजी उलूम और तहक़ीक़ यानी सोशल साइंसेज़ और रिसर्च के समाजी उलूम में यानी सोशल साइंसेज़ में तहक़ीक़ किस तरह की जाती है, रिसर्च किस तरह से की जाती है, इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर असद अली शाह साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आज जो है हम बात करेंगे क्योंकि सबसे जो रिसर्च डिग्रीज़ है, चाहे वो MS है, PhD है, उसमें अहम चीज़ जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल है। लोग तो उसको थीसिस प्रपोज़ल, लेकिन आपने तस्हीह की थी कि नहीं ये रिसर्च प्रपोज़ल वो इसलिए किया था कि स्टूडेंट्स के अलावा जो रिसर्चर्स हैं जो पेपर लिखते हैं उनके भी ये काम आ जाएगी। सही, हमारी ठीक। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि ये जो रिसर्च है इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज यानी तरतीब दे दिया जाए जी। और फिर स्ट्रक्चर किया जाता है, तो वो तरीक़ाकार क्या है? ठीक है, बेसिकली जो ओवरऑल रिसर्च में थीसिस और स्टडी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो थीसिस है वो तो एक यूनिवर्सिटी आपको एक टेम्पलेट दे देती है कि इस टेम्पलेट के मुताबिक आप थीसिस लिखें। तो वैसे तो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक ही पैटर्न होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उसमें थोड़ी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चेंजेस किए हैं थोड़ी सी। लेकिन जो ओवरऑल स्टडी है, रिसर्च स्टडी, हम उस पर बात कर लेते हैं ताकि उसमें लोग जो रिसर्च पेपर्स लिखते हैं या रिसर्च रिपोर्ट्स लिखते हैं वो भी इसी पैटर्न को अगर फॉलो करें तो उनके लिए बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, जो बेसिकली 8-9 पॉइंट्स हैं, मैं 1 बाय 1 बोल देता हूँ, फिर हम उसको किस वार जो है वो जैसे आपने आज कुछ पब्लिश करना है, कुछ अगले प्रोग्राम में कर लेंगे जी। तो उसमें कर लेंगे। अच्छा, जो नंबर 1 है वो टाइटल, हम रिसर्च का टाइटल बड़ा केयरफुली हम सजेस्ट करते हैं कि जो रिसर्च को डिपिक्ट कर रहा हो उसी के मुताबिक हो। समटाइम्स ये होता है कि टाइटल कुछ और होता है, अंदर रिसर्च में कुछ और बोला हो गया होता है, तो ये बड़ा मसला होता है। सही। फिर एब्स्ट्रैक्ट है, उस पर आज बात होगी और बड़ी तफसीलन हम बात करेंगे कि एक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो कैसे लिखा जाता है। फिर इंट्रोडक्शन है रिसर्च का। अब इंट्रोडक्शन और जो लिटरेचर रिव्यू है वो मिला के भी लिखा जाता है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप इंट्रोडक्शन अलग चैप्टर बनाएं और लिटरेचर रिव्यू का अलग चैप्टर बनाएं। सही। इसी तरह जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती हैं कि आप इंट्रोडक्शन का हिस्सा बनाएं, कुछ कहती हैं कि लिटरेचर रिव्यू का हिस्सा बनाएं। तो इंट्रोडक्शन आ गया, इसका चैप्टर आप एक सेक्शन बना लें, फिर लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन बना दें, इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। फिर मेथोडोलॉजी है, इसके बाद मेथोडोलॉजी का पूरा एक चैप्टर बनता है और मेथोडोलॉजी में आप हम डिस्कस करेंगे मेथोडोलॉजी जब हम बात करेंगे कि इसको कैसे लिखना है। ये बड़ी क्रिटिकल और बड़ी इम्पॉर्टेंट एक बात होती है मेथोडोलॉजी की सेक्शन जो है इसका चैप्टर। फिर इसमें जो अगले चैप्टर्स आते हैं उसमें रिजल्ट्स और डिस्कशन का चैप्टर होता है। अब यहाँ भी कई यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि रिजल्ट्स को अलग लिखें और डिस्कशन को अलग लिखें, और कई जो हैं वो रिजल्ट एंड डिस्कशन को एक ही कंबाइन करके लिख देती हैं। और पेपर्स में भी ऐसे ही होता है, जो स्टडीज़ की जाती हैं उसमें रिजल्ट्स एंड डिस्कशन जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, वो भी मैं कन्फ्यूजन दूर करूँगा कि रिजल्ट्स और डिस्कशन होता क्या है। जी बिल्कुल। और इसके बाद रेफरेंसिंग कंक्लूजन आती है। कंक्लूजन का पूरा एक चैप्टर बनता है जिसमें आप पूरी रिसर्च को कंक्लूड करते हैं और उसके बारे में जो है लिखते हैं कि कैसे की गई, क्या हुआ, इसके रिजल्ट्स क्या हैं। और इसमें एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च गैप। जो अच्छे राइटर्स हैं, जो अच्छे ऑथर्स हैं, वो हमेशा इसमें रिसर्च गैप का तज़किरा करते हैं कंक्लूजन में कि इसमें क्या चीज़ मैं नहीं कर सका या कर सकी जो कि फ्यूचर में आने वाली रिसर्चेज में उसको कवर किया जा सकता है। फिर एंड में रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस पे हम बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक टॉक करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि रेफरेंसेस कैसे आपने नोट डाउन करने हैं, बिब्लियोग्राफी कैसे बनानी है, किस तरीके से आपने इन टेक्स्ट साइटेशन करनी है
और ये सारी चीज़ें हम कवर। तो ये ओवरऑल एक इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करें अपनी स्टडी को। सही। डॉक्टर साहब, अब हम इसका जो एक एक है उस पे बात करते हैं। जी ज़रूर। सबसे पहले अगर हम टाइटल पे आ जाए, जी जी, तो आपके ख्याल में यानी जो सोशल साइंसेस का स्टूडेंट है, जो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, टाइटल के चुनाव में या टाइटल के इंतखाब में उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसा आपने कहा कि टाइटल कुछ और कह रहे, अंदर स्टडी कुछ और कह रही है, जी जी, और इधर से फिर जो है स्कॉलर की और सुपरवाइज़र की लड़ाई भी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। तो ये टाइटल के इंतखाब में यानी किन किन उमूर को मद्देनज़र रखना चाहिए? अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है, या जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, या इवन अगर क्वांटिटेटिव है तो हाइपोथेसिस जो आपने बनाई है, उसमें से आप कीवर्ड्स उठाएं। ठीक है। और उसमें से कीवर्ड्स उठा के आप एक खूबसूरत सा टाइटल बनाएं। बिल्कुल मुख्तसर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव 1.5 लाइन का ऑब्जेक्टिव है तो ये वही पूरे का पूरा उठा के आप ना डाल दें। सही। आप उसमें से सीधा सीधा चीज़ें उठाएं, और कोशिश ये करें कि अगर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का कोई थ्योरी का वर्ड उठा के उसमें डाल सकते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत एक टाइटल बन जाएगा। सही। तो ये दो चीज़ें जो हैं उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अगर इन दोनों को एम्बेड कर दिए जाए, अगर नहीं कर सकते तो फिर कम से कम ऑब्जेक्टिव की जो मेन आइडिया है ऑब्जेक्टिव का, आपकी रिसर्च का, उसको टाइटल का हिस्सा लाजमी बनाएं। सही। अच्छा, सब टाइटल के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपके जो वेरिएबल है, जी जी, वो आपके टाइटल का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स कई दफ़ा ज़्यादा होते हैं। सही। मसलन आपके 5-6 वेरिएबल्स हैं, तो उसमें आप उनको उसका हिस्सा नहीं बना सकते। सही। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स एक नैरेटिव किस्म की एक सेंटेंस होता है, उसमें से आप वर्ड उठा के वहाँ पे डाल सकते हैं बड़े आराम से। सही। डॉक्टर साहब, रिसर्च प्रपोजल में सबसे अहम जो कहा जाता है कि जनाब कि जो चेहरा होता है उसका, कि जो आप किसी के सामने रख देते हैं कि मैं क्या करके लाया हूँ, उसको अंग्रेजी वाले तो एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, हम खुलासा कह देंगे। अच्छा, तो कहा यही जाता है कि यही बुनियादी चीज़ है जब आप अपने रिसर्च को किसी के सामने रख देते कि जनाब ए लो ये मैं करके लाया हूँ। बिल्कुल, तो क्या ऐसा ही है? और दूसरा ये कि फिर जब ये इतना अहम है तो इसमें किन उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है, यानी एब्स्ट्रैक्ट लिखने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए इन सोशल साइंसेस? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने किया है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट जो है, जब हम कोई लिटरेचर ढूंढते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब आप अपनी रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने कहा कि कॉल फॉर पेपर्स आया, तो उसमें वो कहते हैं कि आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट हमें दे दें। सही। तो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही स्टडी का अंदाज़ा हो जाता है कि किस लेवल पे है। अब उनको कैसे अंदाज़ा होता है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो है उसमें सारे रिसर्च की सारे कंपोनेंट्स को उसमें डाला जाता है। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको बड़ा तफसीलन, इस पे हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो है, बेसिकली जो स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट है वो तकरीबन 200 से 250 वर्ड्स का होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड जो एब्स्ट्रैक्ट अच्छा समझा जाता है 250 से 500, 200 से 250 के दरमियान एक पेपर के लिए। अब जो थीसिस है, हाँ, उसके लिए आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें मजीद, चूँकि समटाइम्स ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि इसमें अगर आपने मेथड्स की बात की है तो मेथड्स को एक्सप्लेन भी करें। जी बिल्कुल। अगर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात की है तो थ्योरी को एक्सप्लेन भी करें। सही। और जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप लिखें। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट दो तरह से लिखे जाते हैं। एक लिखा जाता है जो स्टडी से बिल्कुल पहले, अभी स्टडी नहीं की गई, सही, रिसर्च नहीं की गई, और आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया, तो एक आइडिया होता है कि ये आइडिया मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और इस पे अगर मुझे ग्रांट मिलती है या ये एक आइडिया एक्सेप्ट होता है यूनिवर्सिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च की, तो मुझे अलाउ करती है, तो फिर मैं उस पर रिसर्च करूँ। ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप पूरी स्टडी करके फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। सही। ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो दोनों को मैं कवर करूँगा इसमें कि दोनों, उसमें सिर्फ फ़र्क यह है कि जहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट के एंड पे रिजल्ट्स लिखते हैं तो उसमें जो अगर आपने अभी स्टडी नहीं की तो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिख देते हैं, क्योंकि आपने उस पर पढ़ा तो होता है ना थोड़ा बहुत, तभी तो आप प्रपोज कर रहे होते हैं स्टडी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, मैं आपको 1 बाय 1 बता दूं। एब्स्ट्रैक्ट शुरू आप करें एक जेनेरिक जर्नल इंफॉर्मेशन से। ओवरऑल आप स्टडी जो आपने टाइटल दिया है, जो ओवरऑल आपने टॉपिक उठाया है, उसको आप डिफाइन करें, उसके बारे में 1 या 2 सेंटेंस लिखें, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आप स्पेसिफिक हो जाएं अपनी स्टडी के बारे में। एक तो आपने ओवरऑल उसका जनरल ओवरव्यू लिखा, इंट्रोडक्शन दिया अपने टॉपिक, फिर अपने टॉपिक के मुताबिक स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल आप किसी भी बड़े टॉपिक पे वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं
तो जब आपकी जो स्टडी है वो तो सिर्फ उसका एक कंपोनेंट उठाएगी, अपने कंट्री के हवाले से उठाएगी या किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के हवाले से उठाएगी या कम्युनिटी के हवाले से उठाएगी, तो आप जनरल से फिर स्पेसिफिक आए। सही। एक या दो सेंटेंस आप स्पेसिफिक लिखें। सही डॉक्टर साहब, ये स्पेसिफिक पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए से अगर हो जाए, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो रिसर्च कर रहा है सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो जब वो जनरल डिफाइन करेगा तो पूरा सोशल मीडिया को डिफाइन कर लिया, ठीक है। और जब आप स्पेसिफिक की बात करते हैं तो अगर वो यूट्यूब पे है तो वो यूट्यूब पर आ जाए सिर्फ, बिल्कुल सही एग्जांपल। वो अगर फेसबुक पे है तो सिर्फ फेसबुक पर आ जाए, बिल्कुल सही। वो अगर टिकटॉक पे है तो सिर्फ टिकटॉक पर, यानी वहां तक महदूद रह जाए, यानी ये मतलब। बिल्कुल यही मतलब है, बिल्कुल ऐसे ही आपने सही एग्जांपल दी। तो एक दो सेंटेंसेस हो गए जनरल, एक दो सेंटेंसेस हो गए स्पेसिफिक। ठीक है। अब आप आ जाएं, जो तीसरी चीज आपने लिखनी है वो ऑब्जेक्टिव्स लिखनी है, ठीक है, कि आप ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें कि आपके 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को बताएं कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्टडी के, ठीक है। ये मैक्सिमम 1-2 लाइनों में आपका कवर हो जाता है, ठीक हो गया। ठीक है। इसके बाद आप आगे मेथोडोलॉजी पे। अब जो मेथोडोलॉजी है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। आपने मेथोडोलॉजी को 2 हिस्सों में बयान करना है, ठीक है। अच्छा। पहला हिस्सा ये होगा कि आपने डाटा या डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ये उस मेथोडोलॉजी का पहला हिस्सा होगा। ये 1 या 2 सेंटेंस बनेंगे इस पे, अच्छा, ठीक है। जो दूसरा हिस्सा इसका होगा वो होगा मेथड्स ऑफ एनालिसिस, कि आपने वो जो कलेक्टेड डाटा है उसको एनालाइज कैसे करना है। ये 2 हिस्सों में, आपने बहुत कम भी इस पे लिखा तो 2 सेंटेंस बनेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये बड़ा क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च तो जो आपने करनी है। लोग ये देखते हैं कि आपने रिसर्च की कैसे है, क्या तरीका इस्तेमाल किया है, मेथोडोलॉजी क्या यूज की है, और फिर आपका जो डाटा है वो आपके देखें। जो एक आम रिसर्च में और एकेडमिक रिसर्च में फ़र्क ही यही है कि जो आम बंदा रिसर्च करता है वो कुछ भी क्लेम कर देता है, उसके पीछे एविडेंस नहीं होता। लेकिन जो एकेडमिक रिसर्च है उसके पीछे एक पूरा एविडेंस होता है। वो जो एविडेंस है वो डाटा है। अब उस डाटा के ऊपर भी बातें आती हैं। अब डाटा 2 किस्म के होते हैं, एक सेकेंडरी डाटा, एक प्राइमरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी डाटा वो है जो आपने कलेक्ट किया है, सेकेंडरी डाटा वो है जो ऑलरेडी कलेक्टेड है। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप सर्वे करते हैं खुद से या आप इंटरव्यू लेते हैं खुद से, ये आपका प्राइमरी डाटा हो गया। सही हो गया। अब आप दूसरी किस्म का डाटा ये है कि आपने सेंसस यूज कर लिया या गवर्नमेंट के कलेक्टेड डाटा किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है वो डाटा आप यूज कर लें, या बुक्स से आपने चीज उठा ली, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट्स का हवाला दे दिया, तो इन चीजों को जो है वो आप सेकेंडरी डाटा कहेंगे, ठीक है, जो आपने किसी का डाटा उठाया। सही, यानी जो आप काम आपने खुद किया है ये जो है ये प्राइमरी है और किसी और का उठा लिया वो है सेकेंडरी, वो सेकेंडरी। सिंपल सी चीज है, ठीक है, बड़े आराम से। तो 2 हिस्सों में आपने मेथोडोलॉजी लिख दी। अब एक 2 सेंटेंस इन दोनों पे हैं। अब जो इसके बाद चीज आती है वो रिजल्ट्स एंड एनालिसिस आते हैं, अच्छा, ठीक है। अब आपने रिजल्ट्स बता दिए, और रिजल्ट्स में मैंने जो पहले भी अर्ज किया था कि अगर आपने अभी स्टडी नहीं की तो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपने स्टडी कर ली है तो आप रिजल्ट्स लिखेंगे, ठीक है। सही। अब रिजल्ट्स पे आप एग्जैक्ट रिजल्ट्स लिखेंगे जो डाटा आपको शो करा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना एनालिसिस भी देना है कि मेरा क्या इसमें एनालिसिस निकला है, एविडेंस जो मैंने दिया है, सही, ये रिजल्ट्स हैं और उस पे मेरा क्या एनालिसिस है। फिर आपने 1 या 2 सेंटेंसेस खुद से एनालिसिस लिखना है और फिर कंक्लूड कर देना है इसको। कंक्लूजन में आप 1 या 2 सेंटेंस लिखते हैं जो उस पूरे एब्स्ट्रैक्ट की कंक्लूजन कहलाती है। तो ये पूरा एक समझे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बन गया 200 to 250 वर्ड्स का, सही। और ये देखें आपके इसमें आपने सारी चीज़ें कवर कर ली, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए, आपने मेथोडोलॉजी भी बता दी, आपने रिजल्ट्स और डिस्कशन भी बता दिए, कंक्लूड भी कर दिया। तो इससे जो ये पढ़ेगा ना जब आपका एब्स्ट्रैक्ट, तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने बाकी स्टडी जो लिखी होगी वो कैसी लिखी होगी। तो वो अगर उसके काम की है तो वो पढ़ेगा, नहीं है तो उधर ही रिजेक्ट करके पढ़ेगा। सही, मतलब ये हो गया डॉक्टर साहब के रिसर्च को अगर जिस तरतीब से आपने किया है कि वो तो उसी तरतीब को 2-2 उसमें लाइंस में आपने मेंशन कर लेना है, शॉर्ट फॉर्म में। डॉक्टर साहब एक चीज़ जो है इसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव की तो आपने बात की, लेकिन क्या जो एब्स्ट्रैक्ट है इसमें हम रिसर्च क्वेश्चन को भी मेंशन करेंगे? आप दोनों में से कोई एक आध कर दें इनफ हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन भी लिख दें
और फिर ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आगे जाके इस पे बात करेंगे, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो है वो ओवरऑल रिसर्च का आप नैरेटिव स्टाइल में लिखते हैं, तो उसी को अगर आप पूछ लें क्वेश्चन की शक्ल में तो वो रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा। सही, बिल्कुल। मतलब से क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में तो यही फर्क होता है कि एक में हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं और दूसरे में डॉट लगा लेते हैं, तो तकरीबन यही जो है उस पर फर्क होता है। जनाब साहब, ये तो एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से आपने तकरीबन जो 5 चीज़ें बता दी, और मेरे ख्याल में ये भी जो है कन्फर्म हो गया, क्योंकि मुझे भी एक क्लास के अंदर तो उसमें ये था कि जनाब अगर एब्स्ट्रैक्ट हम लिखेंगे तो हमने तो अभी रिसर्च की नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से लिखें, तो वो आपने वजाहत कर दी कि नहीं, आप फिर एक्सपेक्टेड जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो ये तरीका है, अगर आप इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट लिख के किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप भेजें तो मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि वो आपकी रिसर्च कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। मैं जो अपनी क्लास में बच्चों को, स्पेशली जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनको मार्क्स तब देता हूं जब उनका एब्स्ट्रैक्ट किसी जगह पे एक्सेप्ट होता है, तो वो कहते हैं ना, जिस तरह हमने पढ़ा है उसी तरह पढ़ाएंगे। तो हमारे प्रोफेसर्स ने जिस तरीके से हमें सिखाया और फिर हमें जिस तरीके से मार्क्स मिले, तो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को उसी तरह देता हूँ कि जी ठीक है, आप भेजें, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट होता है। सही। तो मैं भी डॉक्टर साहब अपने सामीन और नाज़रीन दोनों से यही कहूँगा कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं सोशल साइंसेज में और एब्स्ट्रैक्ट ये जो प्रोग्राम है आप मिस कर जाते हैं कुछ हिस्सा, और कहीं न कहीं पर आपको फिर भी मतलब ये है कि कुछ सवालात है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के सामने हम यही क्वेश्चन जो है वो रखते जाएंगे। डॉक्टर साहब, उसके बाद जो है जो एक अहम चीज़ है, चूँकि लिटरेचर रिव्यू पर भी हम आएंगे, या दोनों को अगर आप एक साथ करना चाहते हैं, और उसको लिखने का तरीका एक है इंट्रोडक्शन या जो बैकग्राउंड ऑफ स्टडी है, और दूसरा है लिटरेचर रिव्यू। तो इन दोनों को एक साथ करना है या क्या तरीकाकार होता है बैकग्राउंड का? जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ करती हैं वो तो कहती हैं कि आप अलग अलग लिखें इनको, ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बड़ा मॉडर्न तरीके से उसको कंबाइन कर दिया है कि आप लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग ना दें चैप्टर की, आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिखें, और उसमें आप डिफरेंट थीम्स में, डिफरेंट टॉपिक्स में उसको डिवाइड कर दें। सही। और उन टॉपिक्स पे आप फिर लिटरेचर वहाँ पे साइट कर दें, ठीक है, यानी कि आपके 2 हिस्से की बजाय एक बना लें। लेकिन अगेन मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट जो है उसी को फॉलो करें। सही। अब लिखना क्या है, जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली वो लिटरेचर से ही निकलेगा। ठीक है। जो अच्छी स्टडी होती है उसमें बेसिकली आप इंट्रोडक्शन में पहले ये लिखते हैं कि आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है आपकी रिसर्च की। जैसे मैं जब पीएचडी का थीसिस कर रहा था तो मेरी सुपरवाइजर ने कहा कि ये टॉपिक आपने क्यों चूज़ किया, तो मैंने फिर अपने एक्सक्यूज़ मी जो थीसिस था उसके पहले 1.5 सफ़े में मैंने सिर्फ अपनी मोटिवेशन को शो किया कि मैंने ये थीसिस क्यों, टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया और मैं इस पे क्यों लिखने पे मजबूर हो गया, रिसर्च करने पे। देखिए जो पीएचडी है बेसिकली उसमें जब तक आपका पैशन नहीं होगा, जज्बात आपके नहीं शामिल होंगे, तो आप 3-4 साल कैसे गुजारेंगे। सही। अच्छा साहब, यहाँ पर ये बहुत सवाल जो है बहुत अहम होता है कि जो भी सुपरवाइजर है वो पूछता यही है कि आप इसको क्यों करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जब ज़्यादातर कल्चर ये है कि वो जो स्टूडेंट होता है या स्कॉलर होता है वो जवाब कहता है मुझे शौक है इसका। तो क्या ये मुझे शौक है ये उसका जवाब है या इसका कोई और जवाब देना चाहिए? देखिए होना तो यही चाहिए कि उसको जिसमें शौक है उसी टॉपिक को सिलेक्ट करें। सही। जैसे मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स के, जी आप कोई टॉपिक अच्छा सा मुझे बता दें। सही। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो अगर मैं बताऊंगा तो वो मेरा शौक शो करेगा, ठीक है, मुझे आपके शौक का नहीं पता। सही। तो आप कुछ लिस्ट मुझे बना के ले आए कि सर ये मेरे 3-4 टॉपिक्स हैं, ये मुझे अच्छे लगते हैं, इनमें से मुझे गाइड कर दें कि इसमें से कौन सा बेहतर रहेगा। तो मैं आपको उसमें से थोड़ा सा चेंज करके इधर उधर करके मैं आपको बता सकता हूँ कि चलें इसको इस तरीके से अगर आप कर लें। क्योंकि देखें जैसे अगर आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें मीडिया का एस्पेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप IR के स्टूडेंट हैं तो IR की कोई चीज़ डालेंगे तो IR की स्टडी बनेगी, वरना अगर आप मीडिया में आप सोशियोलॉजी डाल रहे हैं, IR में आप साइकोलॉजी डाल रहे हैं, तो वो फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आप बेहतर ये होता है कि आप अपना पैशन देखें, अपना शौक देखें। आप इसको बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी चीज़ शौक से पढ़ते हैं,
ठीक। रीडिंग करते हुए कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप ठीक है। लंबी लंबी चीजें भी आप पढ़ लेते हैं और आपको टाइम का पता नहीं लगता, सही। तो आप उसमें से निकालें और उसी में से आप सही। डॉक्टर साहब, टॉपिक मसला ये जो जिस तरह हम लोगों से पूछते हैं कभी कभी के ये भी यानी बिल्कुल इसी तरह की चीज़ हो जाएगी कि जी आपको नावल पसंद है, गज़ल पसंद है, अफसाना पसंद है, एग्जैक्टली जस्ट लाइक यही चीज़ हो गई कि अगर आपको गज़ल पसंद है तो ठीक है, आप गज़ल पे बात कर लें, उसी पे रिसर्च। या अगर हम किसी को कहते हैं कि जी आपको जो है खाने में क्या पसंद है, तो वो कहता है जी मुझे तो भेंडी पसंद है, तो ठीक है आप भेंडी पे रिसर्च कर। अगर आपको शनिवारी पसंद है तो आप शनिवारी पे रिसर्च, मतलब ये सीधा साधा शौक का, लेकिन ये नहीं कि आप IR में जो है वो, लेकिन उसका इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और आपसे रिलेटेड होना चाहिए, आपके जो डिपार्टमेंट है, डिसिप्लिन है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो टॉपिक है उसकी सिलेक्शन के बाद आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, बेसिकली आपने एक तो जो डिजिटल लाइब्रेरी है HEC की वो यूज़ करें, उस पर आप करें, और अगर उससे भी पहले आते हैं तो गूगल स्कॉलर सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। आप गूगल स्कॉलर आप ढूंढें, अपने टॉपिक को गूगल स्कॉलर पे खोल के, और उसमें देखें कि कौन कौन से आर्टिकल्स पिछले 4-5 सालों में। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मोर देन 50 या 60% जो है वो आपका रीसेंट होना चाहिए लिटरेचर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसलन मैं अगर थीसिस मेरे पास एक्सटर्नल एवेल्युएशन के लिए आता है, अच्छा, तो मैं उसको पहले एंड पे खोल के मैं उसकी पूरे रेफरेंस लिस्ट देखता हूँ, अच्छा, कि इस स्टूडेंट ने रेफरेंसेस कब के यूज़ किए हैं। अगर उसने पिछले को 25-30 साल पहले की रिसर्चेस सारी यूज़ की हैं, तो मैं उसमें बड़ा सख्त किस्म का कमेंट देता हूँ कि इसके बाद अभी जो रिसेंट रिसर्चेस हुई होंगी वो तो आपने पढ़ी नहीं है। सही। हो सकता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो आप दोबारा से कर रहे हो या तीसरी दफ़ा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो आप मोस्ट रीसेंट रिसर्चेस, और ये रिकमेंडेड है कि पहले आप पिछले 3 साल में देखें। अच्छा। आप रिसर्च से रिलेटेड कोई काम मोस्ट रिसेंट से मुराद ये होगा कि कम से कम 3 साल पे देखें, और अगर आपको कम मिलते हैं तो फिर आप पिछले 5 साल में देखें। बिगनिंग जो है वो सिर्फ एक पेपर से भी हो जाएगी। मसलन आप एक पेपर अपनी मर्जी का ढूंढ लेते हैं, सही, और उसका एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ते हैं और आप सिलेक्ट करते हैं कि ये बिल्कुल ये एग्जैक्टली वही रिसर्च कर रहा है, मेरे रिलेटेड कर रहा है, तो आप क्या करते हैं कि उसकी रेफरेंस लिस्ट खोलते हैं, और रेफरेंस लिस्ट में उसी पेपर के रेफरेंस लिस्ट में आपको 20-25 और पेपर्स मिल जाते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो एक पेपर ढूंढना मुश्किल होता है, जब आपको एक रिलेटेड पेपर मिल गया तो आपको 20-25 और मिल गए। अब वो 20-25 पेपर्स में से 20-25 हर एक पेपर से निकल आएंगे आपकी रिसर्च से। तो मोस्ट रिसेंट पे जाएं और देखें। इसमें 2 चीज़ें हैं, मैंने 50 और 60 इसलिए कहा है कि जो बुक्स होती हैं, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो बुक्स में आप ढूंढते हैं, और इसी तरह जो मेथोडोलॉजी है वो भी आप बुक्स से देखते हैं, क्योंकि जो थ्योरिस्ट हैं या मेथोडोलॉजी लिखने वाले फ़िलासफ़र्स हैं, वो उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो पुरानी बुक्स भी हो सकती हैं। मतलब एक आप जो है वो फॉर एग्जांपल कहते हैं जी कि मैंने एथनोग्राफी यूज़ किया। अब एथनोग्राफी को आए हुए कितने साल हो गए एक मेथोडोलॉजी के डिफ़ाइन किए, तो अगर आप उसको एलन ब्रायमैन की 2015 की जो है वो रिसर्च को या बुक को साइट करते हैं तो दैट्स ओके, मतलब वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एथनोग्राफी के अभी अगर एग्जांपल देते हैं आप कि जो लेटेस्ट आप किसी मेटावर्स पे काम कर रहे हैं और उसके मुताबिक कोई आप एथनोग्राफी लेते हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है लेटेस्ट रिसर्च एथनोग्राफी मेटावर्स में कैसे यूज़ की जाती है वो आपको लेटेस्ट रिसर्च में ही पता लग सकती है, पुरानी में नहीं पता लग सकती। सही। डॉक्टर साहब, ये चूँकि बहुत अहम मौजू है लिटरेचर रिव्यू, तो ये जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, साइटेशन डालते हैं, हवाला जात लिखते हैं, तो क्या एक रिसर्च आर्टिकल है जी उससे हम कोई 2 भी लिख सकते हैं, साइटेशन लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट है या नहीं, सिर्फ एक ही लिखना नहीं, आप 2-3 भी लगा सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें करेंगे, जैसे कुछ जो पब्लिशर हैं उन्होंने उसकी लिमिट रखी होती है। सही। मतलब वो कहते हैं कि एक ही ऑथर को, एक ही पेपर को आप जो है वो 4% से ज़्यादा अगर यूज़ करें, जैसे वाइली है, टेलर एंड फ्रांसिस है, इन्होंने लिमिट रखी हुई है, ठीक है ना। और कुछ लोगों ने ये रखा हुआ कि एक पेज पे यानी एक पैराग्राफ से ज़्यादा अगर आप एक ही ऑथर को और पेपर को साइट करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा, उसको वो कार्ड देंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उस पे, ऑथर पे। लेकिन आप अगर सुपरवाइज़र से मशवरा करते हैं और सुपरवाइज़र आपको अलाउ करता है कि ये मेन थ्योरिस्ट ही आपका ये है, सही, तो आप
एक से ज़्यादा दफ़ा उसको साइट करें तो कोई मसला नहीं है, तो वो कोई मसला नहीं है। सही। तो आप अच्छा, लिटरेचर रिव्यू के लिए इस वक्त दोनों चीज़ें, प्रपोजल की भी जब हम बात करते हैं तो प्रपोजल में भी ये पोर्शन होता है कि लिटरेचर रिव्यू लिखना है, उधर हम रिसर्च थीसिस की तरफ आते हैं तो वहाँ भी ये मुसीबत का सामने खड़े हो जाते हैं कि जरा यहाँ से निकलोगे तो आगे काम होगा। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर कितनी साइटेशन होनी चाहिए जी। और रिसर्च थीसिस के अंदर कितने साइटेशंस होनी चाहिए? अच्छा देखें, जो थीसिस है वो चूँकि बड़ी डॉक्यूमेंट होती है और जो पेपर है एक छोटी स्टडी होती है, मेहनत उतनी करनी पड़ती है, लेकिन जो वर्ड काउंट है या जो उसके चैप्टर्स हैं वो थीसिस के बहुत ज़्यादा आपको वर्ड काउंट मिलती है और जो पेपर है उसमें कम है। तो जो आइडियली 10 से 15 पेपर्स जो हैं लिटरेचर रिव्यू में, ये एक पेपर के लिए मिनिमम है, यानी रिसर्च थीसिस के लिए। सर थीसिस के लिए इससे ज़्यादा आपको चाहिए, 20 से 25 मिनिमम आपके पास पेपर्स होने चाहिए जिसकी बेस पे आप थीसिस लिख सकें। ठीक है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि लिटरेचर रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलता है कि मैं जिस फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ इसमें पहले क्या काम हुआ है और क्या गैप है उसमें। अगर आप वही काम दोबारा कर रहे हैं तो फिर उसका फ़ायदा क्या? वो तो आप सुपरवाइज़र के पास पहुँचते हैं, सुपरवाइज़र कहते हैं यार ये जो आपने काम किया हुआ है तो ऑलरेडी 10 दफ़ा हो चुका है, डिफरेंट कंट्रीज़ में हो चुका है, तो वो तो इसका फ़ायदा नहीं, मुझे कोई डिफरेंट आइडिया लेके आओ। तो फिर आप एक चीज़ 2-2, 3-3 दफ़ा लिख रहे होते हैं। सही। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में आपने हर चीज़ उसकी तलाश की हो, हर जगह पे पॉसिबल जो सोर्सेज हैं वहाँ पे आपने उस फील्ड पे पब्लिश हुआ वर्क आपने ढूंढना है और ये आपकी ड्यूटी है। सही। डॉक्टर साहब, लिटरेचर रिव्यू शुरू करने का यानी इब्तिदाइया कैसा होना चाहिए? मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्ट साइटेशन शुरू कर दूं या उसका पहले 2-4 अल्फाज भी लिख लूं कि यार क्या हो रहा है। ठीक। इसी तरह इख्तिताम, ये किस तरह से ठीक है होना चाहिए? अच्छा, मैं इसमें अर्ज कर दूं, लिटरेचर रिव्यू में 3-4 चीज़ें आप देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि इस बंदे ने, इस ऑथर ने इस रिसर्च को कैसे लिखा है, मसलन उसने क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की है, उसने क्या थ्योरी यूज़ की है, उसने इसको फार्मूलेट कैसे किया है, रिसर्च क्वेश्चन कैसे पूछा है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि मैं भी, अगर वो बहुत ही हाईली यानी साइटेड आर्टिकल है या थीसिस है तो उसको आप फिर उसी को एज इट इज़ फॉलो करते हैं और अपनी रिसर्च भी उसी तरह फार्मूलेट करते हैं। अब जो लिटरेचर रिव्यू करने का तरीका ये है कि अभी तो सॉफ्टवेयर, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एनवीवो ले सकते हैं तो एनवीवो लें, एटलस TI लें, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर, इसमें हम टेक्नोलॉजी वाला एक पूरा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम ये बातें करेंगे। तो उसमें ये होता है कि जो आपके रिलेटेड बात उसने की है, ठीक है, जिसको आप इम्पॉर्टेंट समझते हैं उसको अलग से आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लें और उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मसलन आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के हवाले से उस आर्टिकल का सहारा लेना है, तो आप ये कहते हैं ना कि मैं ये थ्योरी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस ऑथर ने भी ये यूज़ की है, इस ऑथर ने भी यूज़ की है, इस ऑथर ने भी इस स्टडी के लिए सेम थ्योरी यूज़ की है। ठीक है, और मैं समझता हूँ, मैं खाली थ्योरी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने 3 या 4 थ्योरीज जो थी अप्रोप्रिएट समझी थी इसके लिए, लेकिन मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इस स्पेसिफिक थ्योरी को, क्योंकि इन ऑथर्स ने सिमिलर स्टडी में यही थ्योरी यूज़ की है। सही। तो उसके लिए फिर आप वो वाले इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो नोट डाउन करते हैं और उनको अपने अल्फाज में लिखते हैं। आपने एज इट इज़ कोट नहीं करना, अपने अल्फाज में। अच्छा, कोटेशन के भी तरीके हैं, जैसे अगर आप समझते हैं कि उसने कोई ऐसी बात लिखी है जिसको आप अगर अपने अल्फाज में करेंगे तो वो बात चेंज हो जाएगी, तो वो बात आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं ताकि वो सिमिलैरिटी इंडेक्स में, जैसे टर्निट इन में डालते हैं या ऑथेंटिकेट में, जिसको हम प्लेजिज्म चेक कहते हैं, हालांकि प्लेजिज्म चेक नहीं हो सकता, अभी कोई सॉफ्टवेयर आया नहीं है, सिमिलैरिटी ही चेक होती है। अच्छा। तो सिमिलैरिटी चेक में वो आ जाएगा, तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ठीक है, कोटेड उसको कर देते हैं ताकि वो जो सॉफ्टवेयर है उसको कोटेशन के तौर पे ले और वो एज इट इज़ ले ले। ठीक है, उसको वो इग्नोर कर दे, सिमिलैरिटी में ना डाले। अगर आप उसको सिमिलैरिटी, लेकिन उसके भी लिमिट है, जैसे मैंने टेलर एंड फ्रांसिस की एग्जांपल दी है, वो ये कहते हैं कि आप जो है वो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मिकदार में आप साइट नहीं कर सकते इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, यानी कोटेड फॉर्म में, तो आप कम से कम मसलन एक आध उसकी 2-3 लाइनें तो आप सेंटेंस डाल दें कोटेड फॉर्म से, अदरवाइज आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं कि आप 2-2, 3-3 पैराग्राफ्स उठा के आप डाल दें।
अच्छा, जब आप उसके जो इस तरह कोट करेंगे और उसको अपने अल्फाज में कोट करेंगे तो फिर आप उसको इंटेक्स साइटेशन देते हैं उसको, ठीक है। तो साइटेशंस के काफ़ी तरीके हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम रेफरेंसेस पे जाएंगे। तो आप जो है उसको बाकायदा साइट करें, ये नहीं कि उसको अपना काम बना के पेश कर दें, सही। उसको बाकायदा क्रेडिट दें कि इस बंदे ने, और उसमें आपकी रिसर्च में पावर आती है। सही। क्योंकि जब आप इस लेवल पे नहीं होते बीइंग अ स्टूडेंट कि आपको बड़ा क्लेम कर सकें, तो जब आप उसको उसका हवाला देते हैं किसी का, तो फिर वो उसमें थोड़ी सी पावर आ जाती है कि इस बड़े ऑथर ने ये बात की है, तो इसलिए ज़ाहिर उसने की है तो कुछ उसमें पावर होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज सामीन इकराम प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने हम यही कि रिसर्च जो है बुनियादी तौर पर प्रपोज़ल हो गया या रिसर्च के जो थीसिस है उसके लिखने का जो तरीका है कि किस तरह से आप इसको जो है ना प्लान कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं, किस तरह से मुनज़्ज़म कर सकते हैं, तो उस तरीक़ेकार पे बात हो गई। उसके बाद जो है उसके इंट्रोडक्शन के हवाले से बात हो गई, लिटरेचर रिव्यू के हवाले से आज हमने बात की। तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में अगर इसी मौजू से मुताल्लिक़ अगर आप रहें और इसी से मुताल्लिक़ आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो है वो डॉक्टर साहब के सामने रखें। अगर फिर इसी मौज़ूआत जो इस प्रोग्राम में कवर हो गए इसी से मुताल्लिक़ हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो अगले एपिसोड के अंदर हमारे जो दूसरे यानी टॉपिक होंगे, मौज़ूआत होंगे, तो फिर अगर उसी से मुताल्लिक़ सवालात है तो वो सवालात फिर आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। सामीन किराम, इस प्रोग्राम को आपकी समातों तक पहुँचा रहे थे हमारे स्टूडियो इंजीनियर वाजिद महमूद साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आप सुनते रहिएगा रिफ़ा FM 102.2। असगर खान अस्करी को इजाज़त, अल्लाह ने कहबा।